हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मन लगा करके सभी लोग कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों ने सेट नंबर 6 तक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार कर लिया होगा और इनके नोट्स को भी बनाया होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो बच्चों, इसी सीरीज में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को लेकर आए हुए हैं। तो प्रैक्टिस नंबर जो 7 है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको भी तैयार करें। और जो बच्चे ऐसे हैं जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं लेकिन इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को बहुत जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और प्रैक्टिस को हमारे साथ साथ करें। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लें और अभ्यास को तेज कर दें और अपनी तैयारी को मन लगा करके करें, जिससे आप लोग अपने एग्ज़ाम में सफलता को प्राप्त कर सकें और चयनित होकर के अपना और अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सभी लोग रेडी हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ें। द्रव की 1000 छोटी बूंदें जिनमें से प्रत्येक का वैद्युत विभव 5 वोल्ट है। 1000 स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 5 वोल्ट। और फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये परस्पर संयुक्त होकर एक बड़ी बूंद बनाएं तो बड़ी बूंद का वैद्युत विभव कितना होगा। इफ दे आर कोलैप्स एंड मेक ए बिग ड्रॉप देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप विल बी। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। 1000 छोटी छोटी बूंदें अगर आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बड़ी बूंद का वैद्युत विभव बताएं। व्हेन 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर कोलैप्स एंड मेक्स ए बिग ड्रॉप देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। चलिए पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से लगाएं। सॉल्व कर लिया बच्चों, बिल्कुल सही। जिन बच्चों का आंसर आया है 500 वोल्ट, आंसर इज करेक्ट। बड़ी बूंद का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 500 वोल्ट होगा। जिन बच्चों को आंसर नहीं आया वो लोग ध्यान से समझें, थोड़ा सा स्पेस मैं यहां रफ कर देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 छोटी बूंदें अगर आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बनाएं। सभी लोग जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बड़ी बूंद का होता है उसका फार्मूला होता है V डैश इज इक्वल टू n की पावर 2/3 इंटू V। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लें। बड़ी बूंद के वैद्युत विभव का सूत्र होता है n की पावर 2/3 इंटू V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, यहां पर स्मॉल v को बोला जाता है छोटी बूंद का पोटेंशियल और n को बोला जाता है नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स। अब क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, n की जगह हमको क्या रखना है 1000 की होल पावर 2/3 और उसके बाद प्रत्येक छोटी बूंद का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो यहां पर हम लोगों ने रख दिया 5। 1000 को लिखोगे 10 का होल क्यूब की होल पावर 2/3 इंटू 5, 3 से 3 कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100 और 100 इंटू 5 बच्चों क्या हुआ 500। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आया है। जो बड़ी बूंद होगी उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 500 वोल्ट। टिक कर लें क्वेश्चन को। जल्दी से सॉल्व करते समय आप फार्मूले को जरूर नोट करें। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, बड़ी बूंद का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला होता है V डैश इज इक्वल टू n की पावर 2/3 इंटू V। और इस प्रकार क्वेश्चन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 500। कर लिया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से। एक तांबे की सीट जिसकी मोटाई D/2 है, कोई भी एक कॉपर की सीट है, तांबे की सीट का मतलब कॉपर की सीट, उसकी थिकनेस है D/2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा गया। कैपेसिटर जानते हो सभी लोग, 1 प्लेट होती है पॉजिटिव और दूसरी वाली नेगेटिव। अगर उसके बीच एक कॉपर की सीट रखी जाए जिसकी थिकनेस है D/2, तो क्वेश्चन कह रहा है कि संधारित्र की धारिता और बिना प्लेट रखे संधारित्र की धारिताओं का अनुपात होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटी व्हेन कॉपर सीट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड व्हेन कॉपर सीट इज अब्सेंट। जब पहले कॉपर की सीट नहीं थी तब की कैपेसिटी और जब कॉपर की सीट रख दी गई है तब की कैपेसिटी। तो वो कह रहा है रखने पर और बिना रखने पर दोनों दशाओं में धारिताओं यानी कैपेसिटेंस का आप रेशियो फाइंड आउट करें। चलिए क्वेश्चन को ट्राई करें। एक कॉपर की सीट है, उसकी थिकनेस है D/2, उसको कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में रखा गया। सॉल्व कर लिया बच्चों।
ये क्वेश्चन आपको एक जानकारी दे रहा है। पहला क्वेश्चन मैं रफ कर देता हूं, जिन लोगों ने नोट नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लें, ठीक है। स्पेस कम है चूंकि बोर्ड में, इसलिए इस सवाल को मैंने हटा दिया। क्वेश्चन का आंसर आ रहा था 500 वोल्ट। सभी लोग जानते हो क्वेश्चन नंबर 2 का ये सोल्यूशन है बच्चों, कि जो कैपेसिटर होता है उसकी प्लेटों के बीच में जब एयर होती है, उसकी प्लेटों के बीच जब एयर होती है तो उसकी कैपेसिटी होती है C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। और जब प्लेटों के बीच में D/2 थिकनेस की कोई सीट रखी गई तो फार्मूला हम लोगों ने लगाया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। और यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, और T की जगह रखा D/2, तो 2D माइनस D, D/2, और 2 को ऊपर भेजा तो 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये सभी को समझ में आ गया। संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में कोई टी मोटाई की सीट रखी जाती है तो कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, और टी की जगह हम लोगों ने क्या रखा है, D/2। तो यहां पर जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और बच्चों ये किसकी वैल्यू होती है, C0 की, दैट इज इक्वल टू 2C0। तो रिजल्ट आ गया C इज इक्वल टू 2C0। तो अगर इसका हम लोग रेशियो निकालें तो हमको पता चला यहां पर जो रेशियो आएगा वो C अपॉन C0 इज इक्वल टू 2/1। तो क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जब प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रखा गया है उस समय की जो कैपेसिटी है, और जब डाइलेक्ट्रिक को नहीं रखा था उस समय की जो कैपेसिटी है, दोनों का रेशियो अर्थात दोनों का अनुपात कितना आएगा, 2/1 यानी 2:1। कर लें क्वेश्चन को जल्दी से। जब प्लेटों के बीच में एयर है तब उसकी कैपेसिटी नोट कर लें, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और जब D/2 थिकनेस की सीट रखी गई है तब धारिता को नोट कर लें, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, और T की जगह आप लोग रख दें D/2। इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी दैट इज इक्वल टू 2C0। तो क्वेश्चन का सही आंसर आएगा C अपॉन C0 इज इक्वल टू 2/1। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ट्राई करें, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें सभी लोग। 6.75 माइक्रो कूलाम का कोई भी एक चार्ज है, पढ़ें आप लोग क्वेश्चन को। 6.75 माइक्रो कूलाम के एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर 75 न्यूटन का इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चार्ज है 6.75 माइक्रो कूलाम, उसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया वैद्युत क्षेत्र में तो उस पर 75 न्यूटन का इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्र के उस बिंदु पर विभव प्रवणता बताइए, पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट इन द फील्ड विल बी। विभव प्रवणता का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इसको बोला जाता है बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट अर्थात विभव प्रवणता। ट्राई करें क्वेश्चन को जल्दी से। ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोगों ने नोट कर लिया है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने रफ कर दिया। इसी प्रकार आप मन लगा करके तैयारी को करते रहें और बहुत अच्छी तरह अपनी सिलेबस को तैयार करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 6.75 माइक्रो कूलाम का एक चार्ज है, मींस Q इज इक्वल टू आ गया 6.75 माइक्रो कूलाम, 75 न्यूटन का फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू आ गया 75 न्यूटन। क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु पर विभव प्रवणता बताएं। याद करिए सभी लोग, फार्मूला होता है फोर्स का, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसको वैद्युत बल कहते हो, उसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। और याद करिए सभी लोग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, वो इक्वल टू होता है विभव प्रवणता, अर्थात उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर इस E को हम लोग यहां पर पुटअप कर दें तो फार्मूला बन गया F इज इक्वल टू Q इंटू विभव प्रवणता मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता को बच्चों क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और क्वेश्चन में आपसे पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही उसने पूछा है, तो अगर हम लोग यहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट को सिंप्लीफाई कर लें, पोटेंशियल ग्रेडियंट अर्थात विभव प्रवणता, तो फार्मूला क्या बना, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज, कितना फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू 75 न्यूटन का, और चार्ज कितना है 6.75।
इसको बच्चों आप लोग डिवाइड कर लें, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा आंसर नंबर 13.71 इंटू 10 टू दी पावर 5। चेक कर लें आंसर को, 3.71 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन का आपको तरीका समझ में आ गया सभी को? कैसे करना था सभी लोग जानते हो, वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू QE, और यहां पर जो E होता है याद करो, उसका एक फार्मूला होता था वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E का जो फार्मूला होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने यहां पर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको E की जगह रख दिया, और जब यहां से हम लोगों ने इसको ट्रांसफर किया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू आ गया बल बटे आवेश, फोर्स अपॉन चार्ज, और इसको आप जब डिवीजन करोगे तो रिजल्ट आएगा 3.71 इंटू 10 टू दी पावर 5, और यूनिट बच्चों आपकी क्या होगी? वोल्ट पर मीटर। नोट कर लें क्वेश्चन को, फार्मूला बड़ा ही सिंपल था, F इज इक्वल टू QE, और E की जगह आपको रखना था इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र ये विभव प्रवणता के बराबर होता है। नोट कर लिया बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। 50 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आता है। आप लोग लेकिन पिछले वाले जितने भी सेट्स हैं आप लोग उनको जरूर रिवाइज करते रहें, अन्यथा आप क्वेश्चंस को भूल जाएंगे। रिवीजन के द्वारा ही आप क्वेश्चंस को दिमाग में रख सकते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को भी तैयार कर सकते हैं। इसलिए बार बार पिछले वीडियोज को देखकर या उनके नोट्स को बनाकर आप तैयारी को करते रहें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में ये जरूर लिखा करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जिससे आगे की ओर लगातार हम लोग इन वीडियोस को रेगुलर अपलोड करते रहें और लगातार आपके पास में अच्छे मैटर को पहुंचाते रहें। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, जिससे अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। 50 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में बांटा गया और इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 ओम रेजिस्टेंस का वायर इट इज डिवाइड इनटू 5 इक्वल पीसेस। नाउ दीज पीसेस आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इन सारे जितने भी पार्ट्स हैं इनको पैरेलल में जोड़ा गया। सवाल को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है 50 ओम का एक वायर है, इसको मैं रफ कर देता हूं ऊपर सोल्यूशन को। उम्मीद है सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नोट ना किया हो वीडियो को पॉज करके पहले पिछले सोल्यूशन को कर लिया करें, तब आगे की ओर बढ़ा करें। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैं रफ कर देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। 50 ओम का एक वायर है हमारे पास, ए वायर ऑफ 50 ओम, और क्वेश्चन कह रहा है उसको 5 बराबर भागों में बांटा गया। अगर कोई भी हमारे पास एक 50 ओम का तार है उसको 5 बराबर भागों में बांटा गया, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप लोग ऐसे समझें कि कोई भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है कैपिटल R, और उस रेजिस्टेंस को हम लोगों ने n पीसेस में डिवाइड किया, और जब आप n पीसेस में इनको डिवाइड करोगे और अब आप इनको पैरेलल में जोड़ोगे, किसमें जोड़ोगे? पैरेलल में। जब आप n टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ोगे, व्हेन दीज n पीसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनका नंबर है बच्चों n, स्मॉल n टुकड़े हैं, ये n पीसेस हैं, हर एक रेजिस्टेंस है R। जब आप इनको पैरेलल में जोड़ोगे तो क्वेश्चन कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताएं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालोगे तो R डैश इज इक्वल टू आपका फार्मूला बनेगा R अपॉन n स्क्वायर, R अपॉन n स्क्वायर। क्या क्वेश्चन कह रहा है? R ओम का एक वायर है, फिर से समझने का प्रयास करें। इनको n टुकड़ों में बांटा, और जब आप इन n टुकड़ों को पैरेलल जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? जब R को n बराबर भागों में बांटोगे तो प्रत्येक टुकड़े का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? R बाई n। कितना होगा? R बाई n। और इन R बाई n के n पीसेस को जब आप फिर से जोड़ोगे और किस ऑर्डर में? पैरेलल में, तो हर एक वायर जो टोटल रेजिस्टेंस आपका निकलेगा वो R डैश इज इक्वल टू कितना होता है? R अपॉन n स्क्वायर। आपने इन चीजों को पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, मैंने आपको इन सारी चीजों को डिस्कस भी कराया था। और जब आप R अपॉन n स्क्वायर में R की वैल्यू रखोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। n को बोलते हो नंबर ऑफ पीसेस
अर्थात टुकड़ों की संख्या, और R को बोलते हो गिवन रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध आपको दिया जाए वह प्रतिरोध। तो एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डेरिवेशन को सॉल्व करके तब रिजल्ट को निकालें, तो आप डायरेक्ट इसको लर्न कर लें। R डैश इज इक्वल टू R बाई एन स्क्वायर। अब आपने जब इसको यहां पर वैल्यू को रखा तो कैपिटल R की वैल्यू है 50 और एन स्क्वायर को आप लिखोगे 5 बराबर भागों में बांटा तो 5 का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये बच्चों आया 50 और अपॉन 25। जब आपने इसको कैंसिल किया तो आपके पास में रिजल्ट आ गया R डैश इज इक्वल टू 2 ओम। R डैश इज इक्वल टू 2 ओम। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। संयोजन का जो कुल वैद्युत प्रतिरोध होगा, टोटल जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा, वो बच्चों कितना होगा? R डैश इज इक्वल टू 2 ओम। कर लें जल्दी से, इस फार्मूले को आप कॉपी में भी नोट कर लें। अगर R रेजिस्टेंस को n पीसेस में डिवाइड करोगे और बाद में इन n पीसेस को अगर पैरेलल ऑर्डर में जोड़ोगे, समांतर संयोजन में जोड़ोगे, तो टोटल रेजिस्टेंस आता है R बाई एन स्क्वायर। तो R की वैल्यू हमको दी थी 50, n की जगह टुकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ पीसेस, 5 का होल ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन का सही आंसर आ गया R डैश इज इक्वल टू 2 ओम। R डैश इज इक्वल टू 2 ओम। जल्दी से कर लें। समझ में आ गया सभी लोगों को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लें। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें बच्चों, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ें, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक चालक तार जो R ओम का है, इसको 10 बराबर भागों में हम लोगों ने बांटा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, और फिर इन टुकड़ों को पैरेलल में जोड़ा गया। क्वेश्चन कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R ओम, it divides into 10 equal pieces. Now these pieces are connected in the parallel, then the total resistance will be। बड़ा आसान है। इस बार उसने आपको क्या बता दिया कि नंबर ऑफ पीसेस n इज इक्वल टू 10 और जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R। तो इस डेटा से उसने आपसे पूछा है कि आप टोटल रेजिस्टेंस को निकालें, तो R डैश इज इक्वल टू R बाई एन स्क्वायर। n की जगह आप क्या रखोगे? 10 का होल स्क्वायर। फार्मूला बना R बाई 100 और R बाई 100 को आप क्या लिखोगे? 0.01 R। इसका मतलब क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.01 R। ठीक है, जल्दी से लगा लें क्वेश्चन को। और ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लें कि अगर n कैपिटल R रेजिस्टेंस को n पीसेस में डिवाइड किया जाए और बाद में इन पीसेस को पैरेलल ऑर्डर में जोड़ा जाए, तो प्रभावी प्रतिरोध जिसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं, वो R डैश इज इक्वल टू क्या होता है? R बाई एन स्क्वायर। नोट कर लें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक चालक तार को खींचकर इसकी लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी एक कंडक्टिंग वायर है, इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को 10% बढ़ाया जाता है, तो इसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा? ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R, आप ऐसा भी मान सकते हैं, and it is stretched such as its length increases by 10%, then find the percentage change in their length। जिन बच्चों की क्वेश्चन आता है बहुत अच्छी बात, और जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता वो लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। जैसे कोई वायर है, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस है R1, और जब हम लोगों ने वायर को खींच दिया तो इसका रेजिस्टेंस हो गया R2। पहले वायर की लेंथ थी L1 और नई लेंथ हो गई L2, और आपको निकालना है कि लेंथ को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया, या परसेंटेज लेंथ इसकी जो थी वो अगर कुछ भी वैल्यू ले लो n%, तो R में कितना चेंज आया। तो इसका एक फार्मूला आप लोग लर्न कर लें, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100% इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100%। यहां पर L1 को बोला जाता है वायर की इनिशियल लेंथ, प्रारंभिक लंबाई। बहुत सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया है, ये कोई सॉल्व ट्रिक नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन को करने का तरीका है। L1 को बोला जाता है प्रारंभिक लंबाई, इनिशियल लेंथ। L2 को बोला जाता है अंतिम लंबाई, फाइनल लेंथ। तो फार्मूला L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100।
तो आपको बस एक काम करना है, केवल L2 को फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेंथ को 10% बढ़ाया गया, तो बच्चों आपको पता है L1 इज इक्वल टू L, और अगर आप इसको 10% बढ़ा दोगे 10% L, तो आप लिखोगे L प्लस 10/100L। तो ये बच्चों आपका सॉल्व करके आएगा 11L/10। कितना आएगा बोलो? 11L/10। इस L2 की वैल्यू को अगर हम यहां पर रख दें और डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% को हम लोग काउंट करें, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% इज इक्वल टू 11/10 का होल स्क्वायर -1 गुणे 100%। और अगर आप इसको देखोगे तो 121/100 -1 गुणे 100, और जब आप इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन का आंसर आएगा 21%, ऑप्शन नंबर ए। तो कैसे क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया? सबसे पहले जो हमको लेंथ वायर की पता है उसको L लट किया, नई लंबाई को जितने परसेंट बढ़ा दिया गया वो निकाल लिया, L2 इज इक्वल टू L प्लस 10% इंटू L, तो यहां से आ गया 11L/10। और जब ये हमारे पास L2 की वैल्यू आ गई, अब हम लोगों ने फार्मूला क्या लगाया? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100%। बस आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि जब L2 की वैल्यू आप निकालो तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है। आप लोग एग्जाम में केवल इतना ध्यान देना कि ये आंकिक मान आ कितना रहा है, और बस इस आंकिक मान का स्क्वायर करो, -1 करो, 100% का मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। दिस इज क्वेश्चन का आंसर आया 21%। तो क्या पता चला? अगर वायर की लेंथ को 10% बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टेंस 21% बढ़ेगा, अर्थात प्रतिरोध में 21% की वृद्धि होगी। नोट कर लें क्वेश्चन को। पहले तो फार्मूला लिख लें, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर -1 गुणे 100। L1 इज इक्वल टू L, L2 इज इक्वल टू L प्लस 10% L। परसेंटेज को जब ब्रेक करते हो तो 100 को डिवाइड करते हो, तो क्या आया? 11L/10, 11/10 का होल स्क्वायर -1 गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7। जब एक जर्मेनियम के टुकड़े को ठंडा किया गया तो जर्मेनियम का रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक जर्मेनियम का पीस है। सभी लोग जानते हो जर्मेनियम इज द सेमी कंडक्टर। जर्मेनियम एक अर्धचालक है, ठीक है। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, बच्चों ये सारे क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर। इनको अर्धचालक बोला जाता है। अर्धचालकों की एक सबसे बड़ी पहचान होती है, आप लोग इसको याद कर लें कि अर्धचालकों का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसको अल्फा के नाम से जाना जाता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो पहले तो बात आप इसको लर्न कर लें कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ये टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन है। और जो सेमी कंडक्टर है जिसको हम लोगों ने बोला अर्धचालक, तो अर्धचालक के लिए अल्फा की वैल्यू होती है नेगेटिव, और जिन मटेरियल्स के लिए अल्फा नेगेटिव होगा तो अब रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस अल्फा टी। जहां पर अभी हम लोग लिख रहे थे 1 प्लस अल्फा टी, वहां पर अब बच्चों क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा टी। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगी। आप इसको लर्न कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अर्धचालकों के केस में, इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, टेम्परेचर को आप जितना बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और जो कंडक्टिविटी है जिसको चालकता बोलते हो वो उतनी बढ़ेगी। अब अपने क्वेश्चन को ध्यान दो। एक धातु के, एक जर्मेनियम के टुकड़े को ठंडा किया तो उसने टेम्परेचर को बढ़ाया नहीं है बच्चों, उसने टेम्परेचर को क्या किया है? कम किया है। तो उल्टा होगा, टेम्परेचर को कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तो उसने ये पूछा कि जर्मेनियम के रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। यानी जर्मेनियम के टुकड़े को ठंडा करने पर ताप में कमी होगी, और जब ताप में कमी होगी तो प्रतिरोध में वृद्धि होगी, तो जर्मेनियम का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सभी को याद हो गया? इसको आप नोट करके कहीं पर लिख लें अपनी कॉपी में, नोटबुक में, कि सेमी कंडक्टर अर्थात अर्धचालकों के लिए, इन केस फॉर सेमी कंडक्टर्स, अल्फा नेगेटिव होता है, और अल्फा नेगेटिव होने के कारण
टेम्परेचर को कम करने पर इनका रेजिस्टेंस बढ़ता है और कंडक्टिविटी अर्थात चालकता कम होती है। लिख लें जल्दी से, नोट कर लिया बच्चों। अगले क्वेश्चन को ध्यान दें। जब किसी धातु के टुकड़े को गर्म करते हो तो इलेक्ट्रॉनों का रिलैक्सेशन टाइम श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पढ़ने में बहुत ही शॉर्ट लगते हैं, लेकिन जब तक आपको इनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो यही आंसर्स आपके लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो बच्चों सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है, इसको रब कर दिया जाए। क्वेश्चन पे ध्यान दें। किसी धातु के टुकड़े को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉनों का रिलैक्सेशन टाइम। बच्चों हम लोग एक फार्मूला जानते हैं रिलैक्सेशन टाइम का। टाउ इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन वी आर एम एस। जिन बच्चों को यह सूत्र नहीं याद है वो लोग लिख लें। टाउ का एक फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी आर एम एस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के रिलैक्सेशन टाइम पर क्या फर्क पड़ेगा? धातु के टुकड़े को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉनों का रिलैक्सेशन टाइम। वी आर एम एस को बच्चों बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के लिए जो आरएमएस स्पीड होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी आरएमएस, वर्ग माध्य मूलचाल। और जो वी आरएमएस होता है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड है? तो सभी लोग जानते हो वी आरएमएस प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी। जो आरएमएस स्पीड होती है वो ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। वी आर एम एस प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी। इससे हमको क्या पता चला कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों का आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगी या आरएमएस स्पीड बढ़ेगी। और अगर आरएमएस स्पीड बढ़ेगी तो टाउ बढ़ने की बजाय कम होगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ? टेम्परेचर को बढ़ाने पर आरएमएस स्पीड कम होती है और जब आरएमएस स्पीड कम होती है तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर ये आया कि श्रांति काल, जिसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हो, इसका मान पहले से बढ़ेगा। रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस। अगर हम किसी मेटल को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर के बढ़ जाने पर इलेक्ट्रॉनों की आरएमएस जो स्पीड है वी आरएमएस वो भी बढ़ेगी और वी आरएमएस बढ़ने से टाउ, वी आरएमएस स्पीड अगर बढ़ेगी तो टाउ बच्चों कम होगा। वी आरएमएस प्रोपोर्शनल रूट टी। टेम्परेचर के बढ़ने पर वी आरएमएस बढ़ेगा और वी आरएमएस बढ़ेगा तो टाउ बढ़ने की बजाय कम होगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लें सभी लोग। रिलैक्सेशन टाइम टाउ का मान कम होगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। समझ में आ गया सभी को कि जैसे जैसे ताप को बढ़ाओगे वैसे वैसे वी आरएमएस बढ़ेगा और वी आरएमएस बढ़ेगा तो टाउ घटेगा। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि संयोजन का कुल वैद्युत प्रतिरोध होगा। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अरेंजमेंट विल बी। क्वेश्चन को ट्राई करें। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अरेंजमेंट विल बी। ट्राई कर लिया बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है, ठीक है ना। इसमें जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ WSB। तो हम लोगों ने यहां पर एक व्हीट स्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट बनाया। इसको व्हीट स्टोन ब्रिज बोला जाता है। X और Y ये दो पॉइंट्स हो गए। रेजिस्टेंस आपको दिया है 2 ओम चारों आर्म में और बीच में डायगोनल में आपको रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम। ठीक है बच्चों, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऐसे अरेंज कर लिया और सभी लोग जानते हो ये एक बैलेंस ब्रिज है, क्योंकि बैलेंस ब्रिज की कंडीशन होती थी P/Q इज इक्वल टू R/S, देयरफॉर 2/2 इज इक्वल टू 2/2।
1 इज इक्वल टू 1, सो ब्रिज इज बैलेंस्ड। और अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो 5 ओम को इग्नोर कर दोगे, और जब 5 ओम को आप इग्नोर कर दोगे तो ऐसी दशा में 5 ओम में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। देयर इज नो एनी करंट फ्लोज इन द 5 ओम रेजिस्टेंस। और जब ये कंडीशन होगी तो 5 ओम को हटा दिया जाएगा। अब सभी लोग जानते हो ये ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस सीरीज और ये नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस सीरीज, और दोनों का इक्विवेलेंट आपस में कैसा, पैरेलल होगा, आपस में समांतर संयोजन होगा। और ऐसी कंडीशन में अगर किसी व्हीट स्टोन ब्रिज में चारों रेजिस्टेंस इक्वल हों तो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है, जिसको टोटल रेजिस्टेंस कहा जाता है, वो भी उसी रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो चूंकि यहां पर सारे रेजिस्टेंस 2-2 ओम के लगे हैं, इसलिए प्रभावी प्रतिरोध भी कितने ओम होगा, 2 ओम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों क्या होगा, 2 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 20 ओम रेजिस्टेंस के वायर को एक सर्कल में मोड़ा गया, तो कह रहा है पॉइंट्स ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस निकालें। जब आप 20 ओम के वायर को इस सर्कल में मोड़ोगे तो ऊपर वाले आधे पार्ट का रेजिस्टेंस 10 ओम और नीचे वाले आधे पार्ट का रेजिस्टेंस 10 ओम होगा। और ये दोनों 10 और 10 ओम के रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल होंगे। देयरफॉर 1/Rp इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 2/10 दैट इज इक्वल टू 1/5। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बच्चों निकलेगा वो कितने ओम आएगा, 5 ओम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल वाला, इसको सब लोग तैयार कर लें कि अगर किसी भी वायर को वृत्त में मोड़ा जाता है तो उसके 2 बिंदुओं के बीच जो रेजिस्टेंस होते हैं वो पैरेलल ऑर्डर में होते हैं। इसलिए क्वेश्चन का फार्मूला लगेगा कितना, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। नोट कर लें, क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 ओम। तो बच्चों आज के इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज हम लोगों ने रेजिस्टेंस वाले चैप्टर के कुछ 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। 5 क्वेश्चन आज इस वीडियो में थोड़ा सा मैंने कम बताए हैं, थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए 5 क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता पाया, लेकिन रेगुलरिटी बनी रहे इसलिए मैंने इस वीडियो को बना दिया है। और इसमें 10 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं। आप लोग इन 10 क्वेश्चंस को तैयार करो। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग फिर से 15 क्वेश्चंस को अरेंज करके उनके आंसर्स को निकालना चालू करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लेंदी होते हैं, उन क्वेश्चंस को कराने के लिए समय ज़्यादा लग जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस में आज के कुछ क्वेश्चंस थे कि थोड़ा सा टाइम इन्होंने ज़्यादा लिया, चूँकि क्वेश्चंस को समझाना भी था। अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में भी हम लोग आगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इन सारे क्वेश्चंस की मन लगा के तैयारी करें, वीडियो को लाइक करें, क्वेश्चन समझ में आए हों तो आप कमेंट करें और मन लगा करके अपनी तैयारी को इसी प्रकार करते रहें। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन के साथ नए प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चन को लेकर हम लोग फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।